हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करा था, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप वाला चैप्टर। और उस पहले चैप्टर के अंदर अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट और रह गया है जिसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वो भी ख़त्म करते हैं और पहला चैप्टर हम समाप्त करते हैं, स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। कहीं डालेंगे स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेज आप थोड़ी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। 1.5x तक देखोगे तो चलेगा, क्योंकि मैं लिखवाता हूँ तो समय लग जाता है। तो आपका टाइम भी बचेगा, तो 1.5 में देख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि यार लिखवाते टाइम 1.5 कर लो, अगर आपको लगे कि यार 1.5 ज़्यादा है तो आप उसको 1.25 करो और समझाते वक्त कम कर दो और लिखवाते वक्त ज़्यादा कर देना। अभी मैं लिखवा रहा हूँ तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब भी लिख लो साथ साथ, ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट कंसर्न विद द विद द कन्वर्जन कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ऑपरेशन मैनेजर का क्या काम है कि वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में इनटू आउटपुट विथ यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज so as to provide customer service so as to provide customer satisfaction as to provide customer satisfaction as to provide customer satisfaction and other organization ऑब्जेक्टिव, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो हम करते हैं, तो और ऑब्जेक्टिव क्या है उसके, रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव, अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव विथ इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर। इफेक्टिव एंड मैन फ्लोइंग आर दी एक्टिविटी flowing are the activity which are listed which are listed are listed under operation management function, under operation मैनेजमेंट फंक्शन। देखिए लिखा गया है, कहता है ऑपरेशन मैनेजमेंट कंसर्न क्या करता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट का बेसिकली काम क्या है कि वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्जन करना उसका काम है। ठीक है, तो बेसिकली वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्जन करता है फिजिकल रिसोर्सेज का यूज करके। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब बेसिकली ऐसे रिसोर्सेज जिस कैन बी टच एंड सीन, है ना, इंटेंजिबल जैसा, भाई मटेरियल, लेबर, ये सब फिजिकल रिसोर्सेज इनका यूज करके इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करा जाता है, जिससे हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर पाए, कस्टमर जो चाहता है हम उसको दे पाए और यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाए। अदर ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान रखना है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को आपको ऑप्टिमम रखना है।
और भी इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर पे आपको काम करना है, जिससे आप अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दें। ये तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का कंसेप्ट था। तो कह रहा है कि नीचे कुछ दी गई एक्टिविटी है जो लिस्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट फंक्शन में, कि ऑपरेशन मैनेजमेंट के क्या-क्या काम है, और जो काम होते हैं वही स्कोप होता है। आप सीएमए कर रहे हो तो सीएमए का क्या स्कोप है? तो जो वो काम करता है वही तो उसका स्कोप है। सीएमए क्या-क्या कर सकता है? सर सीएमए कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, सीएमए अकाउंटिंग कर सकता है, सीएमए जीएसटी ऑडिट कर सकता है, सीएमए टैक्सेशन कर सकता है। अब टैक्सेशन ऑडिट नहीं बोला, टैक्सेशन कर सकता है मतलब टैक्स की प्लानिंग कर सकता है, टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है। ये सारी चीज़ें भी ऐसा है। ज़रूरी नहीं है कि आप कह रहे हो कि टैक्स ऑडिट के अलावा बहुत सी है। टीडीएस रिटर्न भर सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर सकता है। ये क्या है? दोस्तों बहुत सारे ऐसे कार्य है जो सीएमए स्पेशलाइज़्ड कर सकता है। कॉस्ट ऑडिट सिर्फ़ सीएमए को दिया गया, है ना? तो कॉस्ट ऑडिट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ सीएमए करे। अगर सीए चाहे तो वो भी कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, बट सिग्नेचर तो सीएमए के ही होंगे। तो कई सारी चीज़ें होती है दोस्तों, अलग-अलग प्रोफ़ेशनल के लिए बनाई गई है और अलग-अलग प्रोफ़ेशनल के स्कोप है वो। स्कोप ही तो है, क्या-क्या हम कर सकते हैं वही तो स्कोप है। इसी तरीके से एक ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या-क्या कर सकता है वही उसके स्कोप होंगे, राइट? आप समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट के स्कोप क्या है? जो वो कार्य कर सकता है वही उसका स्कोप है। सीएमए क्या कर सकता है? सीएमए अकाउंटिंग कर सकता है तो स्कोप हमारा अकाउंटिंग में भी है। सीएमए कॉस्ट ऑडिट कर सकता है तो हमारा स्कोप कॉस्ट ऑडिट में भी है। तो इसी तरीके से ऑपरेशन मैनेजमेंट जो-जो कार्य कर सकता है, जो-जो फंक्शन उसका है, वो उसका स्कोप बन जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, अब हम क्या-क्या कार्य हो सकते हैं एक ऑपरेशन मैनेजमेंट के। आप किसी कंपनी के अंदर आप जॉब करने गए और जॉब करने के बाद आप एक ऑपरेशन मैनेजर हो, ऑपरेशन मैनेजर बनोगे आप, ठीक है? एक ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि किसी कंपनी के अगर आप फैक्ट्री में एक ऑपरेशन मैनेजर बन रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन चलेगा बिज़नेस का, किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, आपको मैनेज करना है। तो सबसे पहले काम आपका क्या होगा? सबसे पहले काम होगा कि आपको एक लोकेशन ढूँढनी है, ऐसी लोकेशन जहाँ पर आप अपना बिज़नेस को ऑपरेशन चला सको। तो सबसे पहला कार्य होता है लोकेशन ऑफ फैसिलिटी। क्या-क्या होता है सबसे पहले कार्य? लोकेशन ऑफ फैसिलिटी, जिसमें ये होता है कि आप अपना बिज़नेस को रन कर पाओ। तो फर्स्ट है लोकेशन, लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़। अब लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ क्या है? देखिए, मान लीजिए आप ऐसी जगह पर लोकेशन खोल रहे हो जहाँ पर ना तो रोड है, ठीक है? वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। भई हमेशा अपना बिज़नेस इस जगह पर, ऐसी जगह पे खोलो जहाँ पर हर चारों तरफ से कनेक्टिविटी हो कि यार अगर मेरा माल आना है तो यहाँ से भी आ सकता है, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, चारों तरफ से मैं अपना कनेक्टिविटी ऑन करूँ। लेट्स सपोज़ कि आपने दिल्ली में जॉइन करा। दिल्ली में आपने ऑपरेशन एक वो खोला, क्या कहते हैं अपना लोकेशन खोला, फैक्ट्री का ऑपरेशन चला रहे हो दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में ऐसी जगह है जहाँ पर आप चारों तरफ से कनेक्टिविटी आ सकती है। मतलब कोई भी सामान अगर आपको लेना है तो दिल्ली आ ही सकता है वो। तो ऐसी लोकेशन ढूँढो जहाँ पर फैसिलिटीज़ हो, कनेक्टिविटी ज़्यादा हो, जिससे हमें आगे कोई समस्या ना आए, कोई प्रोडक्ट को बनाने में, और अगर हमारे को मटेरियल चाहिए तो वो मटेरियल लाने में कोई समस्या ना हो। पहला स्टेप होता है एक ऑपरेशन मैनेजर का कि वो लोकेशन को फैसिलिटेट करे, फैसिलिटी ऑफ लोकेशन ढूँढे, जिससे हमें पता चले कि हमारी क्या लोकेशन है और कैसे हम उस पे अपना ऑपरेशन चला सकें। तो मतलब लोकेशन ढूँढना हमारा पहला काम होता है। दूसरा काम होता है सर प्लांट लेआउट। अब आपने लोकेशन ढूँढी, आपने एक फैक्ट्री ढूँढ ली, जगह ढूँढ ली जहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री का सेटअप करोगे। अब उस उधर प्लांट लगाओगे, नहीं लगाओगे? प्लांट का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारी मशीन मिलकर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है, प्लांट बोलते हैं। एक मशीन प्रोडक्ट बना रही है तो मशीन कहलाएगी। बहुत सारी मशीन मिलकर प्रोडक्ट बनाती है तो वो प्लांट लगता है। तो आप क्या करोगे सर लेआउट लगाओगे। प्लांट लेआउट के साथ-साथ सर आपको मटेरियल को हैंडलिंग भी करनी होगी। अब प्लांट लिया है तो मटेरियल भी तो लाना पड़ेगा। तो मटेरियल आ गया, रखोगे कहाँ पर? तो वो पर्टिकुलर चीज़ें भी आपको देखनी है। एक ऑपरेशन मैनेजर का काम मटेरियल हैंडलिंग भी होता है कि कहाँ से मटेरियल लाना है, आएगा तो कहाँ रखा जाएगा, कितना लाना है, कितना मटेरियल आगे प्रोडक्शन में भेजना है, ये सारी चीज़ें किसका काम होता है? ये सारा काम होता है ऑपरेशन मैनेजर का और यही उनका स्कोप है। लोकेशन ऑफ फैसिलिटी ढूँढना, प्लांट लगाना, प्लांट लेआउट देखना कि कहाँ पर कैसे-कैसे प्लांट लगे, कैसी मशीन कौन-कौन सी मशीन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आएगी, मटीरियल की हैंडलिंग करना तीसरा उसके बाद जब मटीरियल हैंडल होगा फिर आप स्टार्ट करोगे प्रोडक्ट बनाना। नहीं, प्रोडक्ट बनाने से पहले आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाओगे। क्या बनाओगे? प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करोगे।
पहले आप प्रोडक्ट का डिजाइन तो बनाओ, किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। लेट्स सपोज ये पैनल आपको दिख रहा है, ये पैनल के यहाँ पर मोटा मोटा रखा है, तो आप देखते होंगे काफ़ी टीवीज अब ऐसे आते हैं जो ब्रेजर लेस होते हैं, मतलब यहाँ पर अब आपको ये नहीं दिखेगा, बिल्कुल पतला सा दिखता है, ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है। बेजल्स नहीं होते उसमें, बेजल लेस होते हैं। तो ये प्रोडक्ट का डिजाइनिंग है, आप किस तरीके से अपना प्रोडक्ट बना रहे हो। आप पहले जमाने के टीवी देखो, आप देखो टीवी कितने अच्छे आने लगे हैं। तो वो है प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना। प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बाद आपका और क्या कार्य होता है, प्रोसेस डिजाइन करना। अब ये प्रोडक्ट बनाया कैसे जाएगा, प्रोसेस भी डिजाइन करो कि भाई पहले क्या बनाया जाएगा, उसके बाद क्या बनाया जाएगा, उसके बाद क्या बनाया जाएगा। प्रोसेस डिजाइन करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस डिजाइन। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा प्रोसेस कॉस्टिंग, वहां पर क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को एक से ज़्यादा प्रोसेस में गुजरता है, तो पहले प्रोसेस 1 पे जाता है, फिर प्रोसेस 2 पे, फिर प्रोसेस 3 पे। तो ये प्रोसेस 1, 2, 3 भी तो कहीं ना कहीं बनाया होगा कि पहले इस प्रोसेस पे जाएगा, फिर इस पर, फिर इस पे। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस डिजाइन। ठीक है, प्रोसेस डिजाइन। और प्रोसेस डिजाइन करने के बाद अब आप करोगे प्लानिंग। क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, प्रोडक्शन प्लानिंग करोगे, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आप प्लान करोगे कैसे हम प्रोडक्शन करें, कितना करें, कितने हमारा का। प्लानिंग में क्या करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतने रुपए का प्रोडक्शन आएगा, इतना खर्चा एस्टिमेट होगा। और कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि जो हमने प्लान किया था और जो हमने अब एक्चुअल में रिजल्ट है, उसको हम देखते हैं कि ये मैच हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो डेविएशन निकालते हैं। मैनेजमेंट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सेम वही है। यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड करते हैं, वहां पर ओवरऑल देखते हैं कंपनी का, यहाँ सिर्फ प्रोडक्शन से प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके बाद अगला आ जाता है सर, जब आपने प्रोडक्शन कर ली, आपने प्रोडक्शन करा, प्लानिंग कर ली, प्रोडक्शन स्टार्ट कर ली, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई, फिर आपने कंपेयर भी करा, देखा यार मैंने प्लान तो करा था इतनी यूनिट बनाएंगे इतने रुपए की, पर इतनी यूनिट बनी इतने रुपए खर्चा आ गया, तो भाई एक्चुअल और प्लान वर्क नहीं कर रहा, तो डेविएशन कैलकुलेट करा कि आगे जाकर ये चीज़ ना हो। जब आप ये तो कर लोगे, कंट्रोलिंग तो कर लोगे, साथ में आपको और क्या करना होगा, और आपको क्वालिटी कंट्रोल भी करना होगा। ये देखो कहीं मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, तो क्वालिटी कंट्रोलिंग भी आपको करनी पड़ेगी। क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे काम किसके हैं, ये है सारे काम ऑपरेशन मैनेजमेंट का। 7, क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद मटेरियल मैनेजमेंट करना होगा। मटेरियल मैनेजमेंट कई तरीके का होता है दोस्तों, जैसे कि मटेरियल खत्म हो गया, अब कहाँ से लाया जाए, पहले से ही बफर स्टॉक लेकर चलो। आ रहा है याद, समझ में आ रहा है क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग में सारी चीजें बताई थी मटेरियल में। ये सब कनेक्टिविटी है, छोटे छोटे पार्ट में कनेक्टिविटी होती है, पर होती है। मटेरियल मैनेजमेंट, अगर भाई इमरजेंसी मटेरियल चाहिए तो क्या करे, है ना, बेस स्टॉक में से उठा लो। इसके बाद मान लो अगर मटेरियल हमें और मंगाना है तो कहाँ से लाएं, मटेरियल कैसे आएगा, ये सारा चीज़ किसका काम होता है, ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है। कि मटेरियल कब आना है, कितना आना है, कहाँ से आना है, ये सारी चीज़ें देखना किसका काम है, एक ऑपरेशन मैनेजर का काम है। एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट, अब इतनी सारी मशीनें चलाओगे तो उनका मेंटेनेंस भी तो देखना है। मेंटेनेंस मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, कि भैया देखिए मशीनें चल रही है, प्लांट चल रही है, अब टाइम टू टाइम उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम भी कौन देखेगा, ऑपरेशन मैनेजर देखेगा। तो दोस्तों ये कुछ स्कोप है। स्कोप मतलब ऑपरेशन मैनेजर इन इन काम कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी में एक ऑपरेशन मैनेजर रखेगा, उसी को आठों काम दे दिया, नहीं, एक से ज्यादा ऑपरेशन मैनेजर रखेगा जिनको काम को बांट सकते हैं कि भाई कुछ काम तुम देख लो, कुछ मैं देख लूंगा, मटेरियल हैंडलिंग मैं देख लूंगा, मेंटेनेंस का वर्क देख लूंगा, मटेरियल मैनेजमेंट क्वालिटी टेस्ट में कर लूंगा, बाकी काम आप देख लो। ये सारी चीजें बढ़ती है, ऐसा नहीं कि एक ऑपरेशन मैनेजर आया और सारा काम उसी को दे दिया। हो सकता है बड़ी कंपनी में हर एक के लिए अलग ऑपरेशन मैनेजर हो, हर एक के लिए अलग ऑपरेशन मैनेजर हो। तो सर हमारा ये पहला चैप्टर अब हो चुका है कंप्लीट। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि भैया देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट किसे कहते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप क्या है, बड़ा सिंपल वे में हमने चीजें को समझा। अब हम कर रहे हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। तेरा सर ये हो चुका है हमारा डन, तो हम कर देते हैं डन। अब आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। तो मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, नया चैप्टर। ये वाला चैप्टर को खत्म करते हैं और क्लास खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर करेंगे। खत्म हो गया जी, 3 क्लास में चैप्टर खत्म। चैप्टर आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। चलिए चलिए, तो सर इसके बारे में लिखेंगे प्रोडक्शन। देखो ये भी खत्म करते हैं इसमें ना, कुछ नहीं है, 4 पॉइंट है, मिला जुला कर 4 पॉइंट है, वो चारों पॉइंट कर लेते हैं और हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो पहला इसमें लिखते हैं द प्रोडक्शन मैनेजमेंट द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडे present certain characteristics the operation management of today present certain characteristics which make it look totally different from what it was during past। वो कह रहा है कि जो आज का ऑपरेशन फंक्शन है ना, वो पास्ट में जो ऑपरेशन फंक्शन होता था उससे टोटली डिफरेंट है। द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडे प्रेजेंट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक इट लुक टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट वाज ड्यूरिंग द पास्ट। कहता है आज कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर, ऑपरेशन फंक्शंस के अंदर, जो बिल्कुल ही मॉडर्न कर देता है और पास से बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट कर देता है। तो आज के टाइम पे ऐसे आपके पास वो आ गए। चलिए, तो अब पहला इसके अंदर कुछ अलग नए चार, देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स नए जुड़े हैं जो ये टोटली डिफरेंट कर देता है ऑपरेशन मैनेजमेंट को। सर पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? पहला है मैन्युफैक्चरिंग एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया जो नया आया, इसलिए मॉडर्न बन गया। 4 नए डाल दिए, मॉडर्न बन गया। बताओ आओ, इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है? इन पास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन पास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट when demand is high, when demand is was high, is नहीं was high, पहले की बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है। and production capacity is inadequate, and production capacity is inadequate, inadequate, then we cannot, then we cannot meet the, then we cannot meet the high demand, then we cannot meet the high demand, that why customers shift to another company, that why customers shift to another company। तो पहले ऐसा होता था दोस्तों, तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज लिखाई है मैंने। जब हम पिछले प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें होता ये था कि जब डिमांड हाई हो जाती थी ना, तो हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी होती नहीं थी, इनएडुकेट रहती थी। इनएडुकेट मतलब जितनी डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपनी डिमांड को पूरा कर सके। इसको बोलते हैं इनएडुकेट। एडुकेट और इनएडुकेट में फ़र्क क्या होता है? लेट्स सपोज कि मान लो 5,000 रुपये की यूनिट की डिमांड आई और हमने वो 5,000 यूनिट की डिमांड को फुलफिल कर दी, तो हमारे को जितनी डिमांड आई थी उतने हमने, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी एडुकेट है, जितनी आई थी डिमांड उसको पूरा करने के लिए सफिशियंट है। पर जब प्रोडक्शन कैपेसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है, उसको इनएडुकेसी या इनएडुकेट कहा जाता है। ठीक है जी।
तो कह रहा है व्हेन डिमांड वाज हाई, जब डिमांड ज़्यादा थी, तो पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट था वो इस तरीके से था कि जब डिमांड ज़्यादा हो जाती थी ना, उस डिमांड को मीट करने के लिए हमारे पास उतनी एडुकेट कैपेसिटी नहीं होती थी। तो इससे होता ये था कि जो हमारा कस्टमर था वो दूसरी कंपनी में जाकर शिफ्ट हो जाता था, क्योंकि कस्टमर रुकेगा नहीं, कस्टमर तो जाकर किसी और से खरीद ही लेगा। आज के टाइम पे होता क्या है कि पहले ना कैपिटल इंटेंसिव कम थी, कैपिटल इंटेंसिव कम हुआ करती थी, पैसा पहले प्लांट में कम लगाया करते थे। आज के टाइम पे होता ही है कि प्लांट में मैक्सिमम पैसा लगाओ और चाहे कितनी भी डिमांड आ गई उसको पूरा करो। तो कैपिटल इंटेंसिव आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा होने लगी, और इसलिए नया मॉडर्न फीचर यहाँ पर ऐड करा कि देखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी मैन्युफैक्चरिंग करो। ऐसा ना हो कि मैन्युफैक्चरिंग आपने कम करी, डिमांड ज़्यादा आ गई, तो इस केस के अंदर आप उस डिमांड को मीट ही नहीं कर पाओ। तो कैपेसिटी इतनी एडुकेट रखो कि आपके पास कैसी भी डिमांड आ जाए तो आप उसको एनी टाइम उसको मीट कर पाओ। तो आज के टाइम पे होता यह है कि इन करंट सिनेरियो, इन करंट सिनेरियो इन करंट सिनेरियो एडवांटेज टू सर्विस एंड सक्सीड in competition, advantage to service and succeed in competition, succeed in competition market, become, because because plant have an exceed capacity, because plant have an exceed capacity to meet the demand। तो करंट सिनेरियो में देखा गया है कि एडवांटेज टू सर्विस एंड सक्सीड इन अ कंपटीशन मार्केट। भाई एडवांटेज क्या है यहाँ पर कि हमारी जो प्लांट की कैपेसिटी है वो एक्सीड कैपेसिटी रहती है, कि कैसी भी डिमांड आ जाए हम उसको मीट कर पाए एनी टाइम। इससे क्या होता है कि हम अपने कंपटीशन मार्केट में सक्सेस हासिल कर लेंगे। अगर हम डिमांड ही मीट नहीं कर, कस्टमर आ रहा है हमारा प्रोडक्ट खरीदने और हमारे पास कह रहे हैं कि देखो भैया हमारे तो अब प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, हम तो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, वो कहेगा भाई कैसी बात है, कैसी कंपनी है बताओ। कस्टमर प्रोडक्ट चाहता है, वो प्रोडक्ट नहीं दे पा रही। तो अब ऐसे सिनेरियो में नहीं होगा। तो मॉडर्न कंपटीशन एडवांटेज मतलब ये मॉडर्न अप्रोच के अनुसार आप अपनी प्लांट की कैपेसिटी को एक्सीड रखो, जिससे किसी भी टाइम अगर डिमांड आती है तो आपको उसको मीट कर पाओ, जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आपको एक सक्सेस हासिल होगी। तो ये हमारा पॉइंट था इस केस के अंदर। ठीक है जी, सक्सीड हासिल होगी, साथ में सर्वाइव भी कर पाओ, सर्विस नहीं है सर्वाइव लिखो इसको, सर्वाइव भी कर पाओगे। भाई डिमांड आ रही है आप पूरी कर रहे हो, डिमांड आ रही है आप पूरी कर रहे हो, तो सर्वाइव करोगे नहीं करोगे कंपनी मार्केट के अंदर, यस, और सक्सेस भी हासिल करोगे, क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर मांग रहा है हम उसको वैसे वैसे दे रहे हैं। चलिए तो अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, जिसका नाम है सर्विस ओरिएंटेशन। सेकंड पॉइंट है सर्विस ओरिएंटेशन। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बुक के अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में दे रखा है, पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है, बट जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उसको आपको याद करना है, याद करना है, यही पेपर में लिख कर आना है, क्योंकि मैं खुद ही शॉर्ट कर रहा हूँ, इसका शॉर्ट अब आप नहीं करोगे। ठीक है कि मैं इसमें से भी कम पढ़ूँ, ना 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 ना, मैंने पहले ही कम कर दिया है, आप अब कम नहीं करना है इसमें। इसमें लिखेंगे सर्विस ओरिएंटेशन, सर्विस ओरिएंटेशन। ये क्या कहता है, देता है आज के सिनेरियो के अंदर ही होता ये है कि सर्विसेज ओरिएंटेशन है वो ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। अगर पहले क्या होता था कि मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ना है, क्लास लेनी है, तो वो ट्यूशन सेंटर से जाता था, वो क्या कहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता था और वहाँ बैठकर रोज़ाना पढ़ रहा था। वो रोज़ सुबह निकलता, अपना किराया डालता, अगर आपका पास है तो पैदल जाना पड़ेगा, पर पास नहीं है दूर है तो किराया लगाना पड़ेगा। तो वह जा रहा है वहाँ पढ़ रहा है, फिर वापसी आ रहा है, किराया, टाइम और वेस्ट होता था, साथ में जो जाने और आने का टाइम है उसमें वेस्ट भी होता था, प्लस वहाँ पर ये भी होता था कि आपका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है, किराया भी बढ़ रहा है। मैंने अपने सीएमए की कोचिंग ली थी, तो मेरा जो इंस्टीट्यूट था वो 15
किलोमीटर या फिर 15 नहीं 25 किलोमीटर दूर था। मैं रोज़ जा रहा हूँ और रोज़ आ रहा हूँ। शुक्र है बाइक थी, तो मैं बाइक में रोज़ गया रोज़, तो रोज़ का 100 रुपए का पेट्रोल लगता था। अब मेरी बात को आप ध्यान समझना, 1 घंटा मुझे जाने में लगता था और 1 घंटा मुझे आने में लगता था। तो अगर मेरी क्लास 9 बजे चालू है तो 8 बजे मैं निकलता था और 9 बजे पहुँच जाता था। तो 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में 2 घंटे रोज़ के बर्बाद हो रहे हैं। और अगर 2 घंटे रोज़ के बर्बाद हो रहे हैं तो हफ्ते में 24 दिन क्लास होती थी। 48 घंटे बर्बाद हुए, 48 घंटे बर्बाद 8 महीने क्लास करी है। 384 घंटे ये बर्बाद हो गए। जी। उसके बाद 100 रुपए का पेट्रोल 1 दिन में लगता था, 24 दिन जाता था, 2400 ये हो गया, 8 महीने का 19,200 रुपए का। आज 19,200 रुपए में बोथ ग्रुप की क्लास आ जाती है। अगर देखें तो 20 थोड़ा पैसा हल्का-सा और डालो तो बोथ ग्रुप की क्लास आ जाती है, नहीं तो सिंगल ग्रुप की तो बढ़िया आपको हार्ड बुक के साथ क्लास मिल जा रही है आज के टाइम पर। वहाँ सिंगल ग्रुप की फीस भरी थी मैंने 35,000 रुपए ऑफलाइन की। सिंगल ग्रुप की फीस थी 35,000 रुपए। 35,000 में 2 बार कर दोगे आप। फाउंडेशन, इंटर ग्रुप 1, ग्रुप 2 दोनों तीनों करवा दूँगा मैं 35,000 रुपए में। तो चीज़ें जब सर्विसेज़ आने लगी, तो यहाँ पर चीज़ें कॉस्ट भी कम होने लगी, कस्टमर को कॉस्ट भी कम होने लगी। आज कोई ज़्यादा इंस्टीट्यूट देखिए, जिनको आदत हो गई है कि यार मैं जाकर ही पढ़ूँगा, तो आदत वाली बात अलग होती है। इनको लगता है कि यार पढ़ना ही तो है, घर बैठ के भी तो पढ़ सकता हूँ, मेरा समय भी तो बचेगा, तो वो घर बैठ के आज भी बच्चे ऑफ़लाइन कोचिंग ले रहे हैं, उनकी आदत नहीं बनी हुई है ऑनलाइन की, तो वो ऑफ़लाइन ले रहे हैं। पर काफ़ी बच्चे ऑनलाइन लेकर अपनी कॉस्ट की सेविंग और टाइम बचा रहे हैं। सीधी-सी बात तो यही है, आप कॉस्ट भी बचा रहे हो, अपना समय भी बचा रहे हो। कई बार तो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आए हुए हैं, जो मुझसे ये कहते हैं कि सर मैंने गलती करी ऑफ़लाइन लेकर, मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे कोई पढ़ाता ही नहीं है, आप मेरे से पैसे ले लो, डाउट सॉल्व कर दो। मैंने कहा भाई कैसी बातें कर रहे हो यार? ऐसे ही पूछ लो डाउट। आपने मेरी एक क्लास खरीदी है, मैं बाकी सब्जेक्ट का भी डाउट बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी खरीदी होती तो यार तब भी बता देता। अब वो बच्चा बेचारा परेशान है, उसने वहाँ पर 10,000 भरे, ओएमएसएम की कोचिंग ली उसने एक जगह। ओएमएसएम हर कोई नहीं पढ़ा सकता सर, एसएम पढ़ा देगा हर कोई, पर ओएम हर कोई नहीं पढ़ा सकता। ओएम के अंदर चीज़ें ही बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी सीए वाला टीचर कभी ओएम नहीं पढ़ा सकता, आप शायद कर लेना, क्योंकि वहाँ पर उनके कोर्स में कहीं पढ़ाया ही नहीं गया। ओएम सिर्फ पढ़ा सकता है सिर्फ सीएमए वाले टीचर। इस बात पे आप नोटिस करना, क्योंकि सीएमए के अंदर ही ये कंटेंट है, स्पेशली ये सब्जेक्ट बनाया गया है ओएम का, बाकी और सीए में नहीं है ये। तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि हर कोई ओएम नहीं पढ़ा सकता, तो वहाँ पर सीए वाले इंस्टीट्यूट में वो चले गया कोचिंग लेने, और वहाँ पर कोचिंग ली उसने। ओएम उसको समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही हवा में करा दिया पूरा ओएम, ना प्रैक्टिस ना कुछ ना कुछ, और हम यहाँ पर इतने ऐसे ही थोड़ी आते हैं, ऐसे 79 69 नंबर, 76 नंबर आया गया था इस बार, पिछली बार शायद 75 76, ऐसे थोड़ी आए प्रोफेशनल कोर्स में 76 नंबर। तो वो एक बड़ी बात हो जाती है, जो नंबर वो उसके लिए बहुत मेहनत कराई गई है, बहुत प्रैक्टिस कराई गई है, तब जाकर बच्चा वहाँ पर पहुँचा, और बच्चे ने भी डबल मेहनत करी है। सिर्फ टीचर का ही नहीं, स्टूडेंट ने भी अपनी डबल मेहनत करी है उसमें, तब जाकर वो वहाँ तक स्कोर कर पाया है। तो सर वो बच्चा कहने लगा सर ओएम के अंदर मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने और जो जो मेरे यहाँ पढ़ता था वहाँ मेरे से 10,000 रुपये ओएम के, मतलब 3,000 रुपये फीस है भाई यहाँ पर, 10,000 ओएम के लिए, और पढ़ाया भी कुछ नहीं, और बच्चा मेरे से डाउट पूछता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, एक काम करो, आप जो भी डाउट आता है पूछ लो। काफ़ी डाउट उसने पूछे और मैंने उसको बताए, पर देखो हर एक डाउट तो नहीं बता पाऊंगा, जो चीज़ मैंने यहाँ पर करा दी वही सेम चीज़ वो पूछ रहा था। मैंने कहा काम करो, आप 3 महीने वाली क्लास ले लो, थोड़ा कम पेमेंट कर लो, क्लास ले लो। उसने क्लास ली और अच्छे नंबर उसके आए। क्योंकि देखो पूरा सिलेबस का डाउट नहीं ले सकता ना मैं, आप भी खुद सोचो। जो चीज़ क्लास में हो गई वो सेम चीज़ वो पूछ रहा था, क्योंकि उसने मेरे से देखा नहीं था। तो मैंने उससे सजेस्ट करा कि एक काम करो, मैंने उसकी फीस कम कर दी बेचारे की। मैंने उसको 1,500 रुपए में 3 महीने की क्लास दे दी थी। 1,500 रुपए में 3 महीने की क्लास दे दी थी। मैंने कहा देख लो, कर लो। आप वो कह रहा सर ये करके मेरे अच्छे नंबर आए, उसके 60 प्लस नंबर आ गए थे। तो अब प्रॉब्लम आ गई तो क्या करो, 10,000 बेचारा वहाँ भर के आया, फिर यहाँ भी मुझसे पूरे पैसे माँग लेता, तो मुझे थोड़ा वैसा लगा कि यार चल कोई बात नहीं, तू कुछ अमाउंट पे कर दे, पर तेरा भला हो जाए, तू पास हो जाए। और हुआ वो पास। तो ऐसा नहीं है कि अब कई सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर मुझे प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है, ऐसा ना करो। एक स्टूडेंट मेरे से कह रहा है कि मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरी फीस कम कर दो। मैंने कहा अच्छा, तो ठीक है, मैंने उसकी फीस 1,000 रुपए कम कर दी। मैंने करी। कह रहा है सर मुझे पेन ड्राइव चाहिए। पेन ड्राइव चाहिए? मैंने कहा अगर आप कह रहे हो कि सर हार्ड बुक भी चाहिए मुझे, मेरी और फीस कम कर दो। मैंने कहा भाई अब 1,000 रुपए भी कम नहीं होंगे। क्यों? तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसको होती है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पेन ड्राइव भी चाहिए और हार्ड बुक भी चाहिए, तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसको फीस कम नहीं करी, फिर उसने टोटल फीस पे करी। तो ऐसे कई सारे बच्चे झूठ बोल देते हैं यार, क्या बताऊँ? इसलिए जो एक्चुअल में हकीकत वाले बच्चे वो भी नहीं हो पाता। इसलिए मैं अब किसी की फीस नहीं कम करता, तो मैं कहता हूँ भाई मेरी फीस पहले से ही बहुत कम है, कृपया करके मेरी फीस मत कम करवाओ। मैं उसमें भी
बहुत कम बचता है, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी है को देना होता है, फिर अलग ऐप वालों को कमीशन देना होता है, ऐसी थोड़ी चल रही है सारी चीज़ें। उसमें से काफ़ी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, फिर बच्चा मेरे से और कम कराता है, फिर मैं मना कर देता हूँ कि भाई हाथ जुड़वा लो, कृपया करके फीस मत कम करवाओ, मेरी वैसे ही बहुत कम फीस है, मैं बहुत कम फीस में पढ़ा रहा हूँ। तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो समझता है, वो कहता है कि हाँ यार रियली में फीस कम है, और जगह जाओ तो 5-5 6-6 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, यहाँ तो 3,000 रुपये में चीज़ें मिल रही हैं मुझे। चलिए सर, मैं कहाँ की बातें ले आया, मैं बात कर रहा था सर्विस से ओरिएंटेशन होना चाहिए, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, पहले मैं लिख लेता हूँ इसके बारे में। सर्विस सेक्टर जो हो गया आज के टाइम पर, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर जो है सर वो बूम करा है बहुत ज़्यादा। सर्विस सेक्टर इज़ गेनिंग ग्रेटर रेविलेंस। सर्विस सेक्टर इज़ गेनिंग ग्रेटर रेलिवेंस देयर डेज, ग्रेटर रेलिवेंस दीज डेज। जो सर्विस है सेक्टर है, वो इन दिनों बहुत ज़्यादा ग्रेटर रेलिवेंस उनको मिल रही है, बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मार्केट उनकी बहुत ज़्यादा अप जा रही है। तो इससे ये सजेशन मिलती है कि द एंटायर मैन्युफैक्चर द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग नीड टू सर्व। उसी मैन्युफैक्चरिंग वाले को भी सर्विस को सर्व करना चाहिए। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, बहुत प्यारा, आपको समझ में आएगा। सर्व सर्विस कंपोनेंट सच एज सर्विस कंपोनेंट सच एज के बाद पीछे लिखता हूँ सर्विस कंपोनेंट सच एज इंटेंजिबल एंड पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्विस। इंटेंजिबल एंड पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्विस। देखिए होता क्या है, ये कह रहा है कि देखिए सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रेटर रेलिवेंस मिल रही है इन दिनों, उसको ग्रेटर रेलिवेंस मिल रही है। क्यों? जो एंटायर मैन्युफैक्चर, इससे ही समझ में आता है कि अगर सर्विस का बहुत अच्छा चल रहा है तो एक एंटायर मैन्युफैक्चरिंग को ये क्या करना चाहिए, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस कंपोनेंट भी कहीं ना कहीं उसको ऐड ऑन करना चाहिए। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक एंटीवायरस कंपनी है जो कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस बनाती है, क्विक हील। क्विक हील का नाम आपने सुना होगा। तो क्विक हील एक एंटीवायरस कंपनी है जो अ, अपना क्या कहते हैं कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप्स के लिए एंटीवायरस बनाती है। तो पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे क्या होता था, जो क्यूकील कंपनी थी वो अपने एंटीवायरस को डिलीवर करती थी सीडी के तौर पर, फिजिकल क्वांटिटी में डिलीवर करती थी। पहले सीडी में एंटीवायरस लोड करा, फिर वो सीडी कस्टमर के पास डिलीवर होगी, और कस्टमर सीडी को डालेगा लैपटॉप या फिर उसमें कंप्यूटर में, और देन उससे वो क्या कर लेगा, उससे वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेगा। तो अब के टाइम पे क्या हुआ कि क्यूकील को लगा कि यार ये तो दिन पर दिन सीडी का जो मेरा ये मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है ये हटा देता हूँ। एक काम करता हूँ, अपनी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर है जो सीडी में पहले डालता हूँ और वो सीडी कस्टमर को भेजता हूँ, और कस्टमर सीडी को, अब इंटरनेट हर जगह आ गया, इंटरनेट हर जगह पॉसिबल है, तो अब क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि कोई भी कस्टमर हमारा कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उनको वो एक सॉफ्टवेयर का लिंक, डाउनलोडेड लिंक दे देता हूँ। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस कंपोनेंट पे शिफ्ट हो रही है, क्योंकि उनको पता है सर्विस कंपोनेंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे सर्विस ओरिएंटेशन हो रही है सारी चीजें। कस्टमर खुद नहीं चाहता कि ये सीडी घर पे आए, उसका कहता है भाई अभी परचेज करूंगा तो अभी चाहिए मुझे। टाइम भी तो कस्टमर को चाहिए, अभी परचेज करो तो अभी हैंड टू हैंड मिल जाए, मैं डाउनलोड कर लूंगा, मुझे सीडी वीडी नहीं चाहिए, 5 दिन 6 दिन में घर आ रही है। तो इसलिए क्या होना है, इसलिए सर्विस कंपोनेंट को भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा, जैसे कि इंटेंजिबल और पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्विस। पेरिशेबल नेचर मतलब जो जल्दी एक्सपायर हो जाती है उसको पेरिशेबल नेचर कहते हैं। आज के टाइम पे क्यूखिल जो कंपनी, एंटीवायरस जो कंपनी है, क्या देती है, सब्सक्रिप्शन देती है कि आप 1 साल के लिए हमारा एंटीवायरस ले लो, 2 साल के लिए हमारा एंटीवायरस लो, 2 साल बाद फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ेगा एंटीवायरस। ये सारी चीजें होती है। इंटेंजिबल का मतलब फिजिकल फॉर्मेट में ना होकर आप सर्विस के फॉर्म में देख रहे हो, एक इंटेंजिबल फॉर्म में देख रहे हो, बस देख सकते हो कि हाँ मेरा एंटीवायरस डाउनलोड हो रहा है और इंस्टॉल हो रहा है लैपटॉप में, छू थोड़ी सकते हो उसको, राइट। तो ऐसे कंपोनेंट जोड़ने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जिससे वो और ग्रो करे। कांस्टेंट इंट्रैक्शन
विथ क्लाइंट एंड कस्टमर। विथ क्लाइंट और कस्टमर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सर्विसेज बेच दी उसके बाद कस्टमर के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं, कस्टमर से ज़्यादा दिक्कत ही। अब मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ और क्लासेस देना एक सर्विस ही तो है। अब मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, आपने क्लास खरीदी, आप छुट्टी, अब देखो ऐसे तैसे कराओ, जो करना वो करो, ऐसे थोड़ी होता है सर। साथ में मैं आपको नंबर भी देता हूँ कि कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, क्लास से रिलेटेड कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछना, मेरे से बात करना, और कहीं प्रॉब्लम आएगी तो बात कर लेना। कहते हैं ये क्लास के अंदर पहली वीडियो में बताता हूँ मैं कि ऐसा कोई दिक्कत आएगी तो बात जरूर करना। नंबर भी देता हूँ क्या, दैट इज कॉल कस्टमर इंट्रैक्शन। कस्टमर तो नहीं हो आप मेरे लिए, स्टूडेंट हो, बट यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसी तरीके से कंपनी जब अपनी सर्विसेज देती है तो कंपनी के लिए जो कस्टमर है उनके साथ इंट्रैक्शन भी करना पड़ता है। अगर इंट्रैक्शन कैसा है कि अगर कस्टमर को कोई दिक्कतें फेस होने लगी तो कंपनी को कॉल करे तो कंपनी उसकी हेल्प करे, दैट्स द एक्चुअल थिंग। ठीक है जी, ये चीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऐड ऑन करनी चाहिए, सर्विस ओरिएंटेशन भी रखना चाहिए। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, अब देखो जो क्यूकिल एंटीवायरस कंपनी है, अगर आप उसकी सीडी ही लेना चाहते हो तो क्या नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, आज भी मिल जाएगी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी आज भी अपनी जो सॉफ्टवेयर है वो सीडी के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू भेज रहे हैं, फिजिकल फॉर्मेट भी भेज रहे हैं। पर हाँ, पहले के टाइम से अब जो हो गया वो कम हो गया। अब सीडी हर कोई नहीं खरीद रहा या पेन ड्राइव हर कोई नहीं खरीद रहा सॉफ्टवेयर। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ऑनलाइन डाउनलोड कर ले रहे हैं, वहां से भी सेम चीज मिल रही है, डाउनलोड ही तो है, वो डाउनलोड होके आ जाता है, आपको मिल जाता है, और यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, बात वही हो जाती है। तो कस्टमर कह रहा है कि देखो भाई, मेरे को पेन ड्राइव ही चाहिए, मैं बाई कर लूंगा, मेरे को पेन ड्राइव ही चाहिए। अब मेरे पास भी ऑप्शन यहाँ पर दो है, मैं स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि देखो आप मेरी क्लास ना सीधा ही डायरेक्ट ऐप में देख सकते हो, एक क्लिक का स्टार्ट हो जाएगी, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर डायरेक्ट लाइव भी देख सकते हो। अब स्टूडेंट कह रहा है नहीं सर नहीं, मेरे को ना नेट की दिक्कत है, मुझे पेन ड्राइव ही चाहिए। तो मैं अगर कहूँ पूरे साल में मेरे पास अगर 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस 1000 में से सिर्फ 100 ही बच्चे कहेंगे कि पेन ड्राइव चाहिए, अदरवाइज 900 बच्चे कहेंगे कि नहीं 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 पेन ड्राइव नहीं, मैं तो ऑनलाइन ही देख लूंगा। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ पेन ड्राइव कम हो गया, या क्यूकिल कंपनी का वॉल्यूम ऑफ सीडी या पेन ड्राइव भेजवाना वो कम हो गया। तो जब सर्विस ओरिएंटेशन आती है तो वॉल्यूम ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू पहले की तरह। समझ में आया, इस पॉइंट पर हम इतना ही चर्चा करेंगे। चलिए, तो अब हम आ जाता है अगले पॉइंट पर अपना। हमारे पास 4 पॉइंट है टोटल और 2 हमने पढ़ लिए, तीसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं। तीसरा पॉइंट है डिसअपेयर ऑफ स्मोक स्टैक। आपने देखा होगा, आप कभी फैक्ट्री में गए हैं तो फैक्ट्री में आप देखते होंगे कि फैक्ट्री के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उस मैन्युफैक्चरिंग में केमिकल का यूज़ किया जाता है जिससे प्रोडक्शन पोल्यूशन बढ़ जाता है। अब क्या करते हैं लोग ना, पोल्यूशन को कंट्रोल कर, अब गवर्नमेंट ने देखा कि यार पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, दिल्ली के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है। तो गवर्नमेंट छापे भी मारती है अलग अलग फैक्ट्री में जाकर कि पोल्यूशन कंट्रोल करा ही नहीं करा, क्योंकि अब एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के तहत या गवर्नमेंट ने कि भैया देखो कोई भी फैक्ट्री जब काम कर रही है तो जो पोल्यूशन है उसको आप ऊपर, ज़्यादातर ऊपर भेज दोगे जिससे वो पोल्यूशन नीचे ना आए लोगों के पास, रेसिडेंशियल लोगों के पास ना आए, जिससे तबीयत बहुत खराब हो जाती है, बीमारियां बढ़ जाती है पोल्यूशन से। तो आजकल की फैक्ट्रियां क्या कर रही है, जो पोल्यूशन है उसको किसी तरीके से बहुत ऊपर जाके, देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी चिमनीज होती है जो ऊपर ही ऊपर पोल्यूशन फेंक देती है, ज्यादातर ये चीज इंडस्ट्रियल एरिया में होती है। तो वो चीज बनाओ जिससे इन्वायरमेंटल को कोई वो ना हो, क्या कहते हैं, कोई नुकसान ना पहुंचे, सभी रेसिडेंशियल लोग हैं जो रहने वाले लोग हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस अपीयरेंस ऑफ स्मोक स्टैक का मतलब यही है कि भाई जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो वहां पर धुआं बहुत होता है, पोल्यूशन बहुत होता है, तो उस पोल्यूशन को आपको नीचे नहीं आने देना, ऊपर ही ऊपर निकाल दो। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चिमनी लगी होती है जिसे वो ऊपर ही ऊपर निकल जाता है वो, यही बात यहाँ पर हो रही है। तो इसको भी आपको ऐड ऑन करना है नई मॉडर्न अप्रोच में। टुडे टुडे फैक्ट्रीज आर डिजाइन, फैक्ट्री आज के टाइम पे फैक्ट्री जो डिजाइन हो रही है एंड बिल्ट, बनाई जा रही है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है अब, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली को आप इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं। इन फैक्ट
दे आर होम अवे फ्रॉम होम। इसका मतलब आज के टाइम पे कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है कि वो उसका जो पॉल्यूशन है वो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली यही कि जो फैक्ट्री से आने वाला पॉल्यूशन है वो घरों तक नहीं पहुँच रहा, घरों से बहुत दूर ही ऊपर-ऊपर निकल जा रहा है। सेकंड पॉइंट, disappearance of smoke disappearance of stock eco-friendly due to eco-friendly factories, better operation management। इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं लिखवा रहा, कुछ है ही नहीं लिखवाने लायक। यही है कि भैया देखो, अगर आपकी फैक्ट्री इको फ्रेंडली है तो आपका बेटर इन अंदर की फैक्ट्री के अंदर भी इन्वायरमेंट बेटर होगा, अंदर के जो लोग काम करने वाले हैं वो भी बेटर वे से काम कर पाएंगे। अब धुआं इतना हो जाएगा तो लोग कैसे काम करेंगे अंदर के, और प्लस बाहर के वाले भी नुकसान। तो इको फ्रेंडली होने से क्या होगा, इको फ्रेंडली होने से जो आपका पोल्यूशन है, फैक्ट्री का जो धुआं है वो ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, ना तो रेसिडेंस वालों को प्रॉब्लम आएगी ना फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों। तो इससे आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा, इससे आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट जो आज की क्लास का हमारा है वो है स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल। स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल के बारे में लिखेंगे। इट वाज एफ who mature who is in famous ef suhumacher who is in famous book। फेमस बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। फेमस बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसमें इन्होंने कहा था ही सेड दैट इंक्रीज्ड स्पेशलाइजेशन इंक्रीज स्पेशलाइजेशन। हाँ जी, तो इट वाज ई एफ सुहुमुचर हु इज इन फेमस बुक ने कहा स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो सुहुमुचर की एक फेमस बुक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और उस बुक में लिखा हुआ था कि देखिए भले ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन है वो स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। मतलब आप स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होनी चाहिए एज कंपेयर टू आप अनस्किल्ड बनो, आप स्किल्ड बनो, आप स्पेशलाइजेशन हो जाओ कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उस काम के लिए आप स्पेशलाइज हो कि भाई मुझे ये काम में सब कुछ आता है। भले ही आप छोटा काम करो, भले ही आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल। जितना छोटा काम करोगे उतना स्पेशलाइजेशन रहेगा तो उतना काम अच्छा होगा, इनका कहना ये था। पर बड़े-बड़े ऑल ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो बिज़नेसेस ओनर थे उन्होंने कहा कि भाई सुहुमुचर की जो आपके पास ये बुक में जो लिखा हुआ है कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, इसके लिए हम इस पे खिलाफ जाते हैं, क्योंकि देखो जो बड़ी कंपनीज़ होती है अगर वो छोटे से काम करेगी तो मास प्रोडक्शन पे काम नहीं कर पाएगी, और मास प्रोडक्शन पे जब काम नहीं करेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इससे कस्टमर को ही नुकसान होगा। तो हमें बड़ा भी बनना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि छोटा बना ही रहे। ये कहते हैं कि स्मॉल हो तो ब्यूटीफुल रहेगा। जितना छोटी-छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन खोलोगे, जितना छोटा-छोटा काम करोगे, उतना आपकी स्पेशलाइज़ेशन इंक्रीज़ होगी। मतलब अपनी बिज़नेस को ना बढ़ाकर स्पेशलाइज़ेशन को इंक्रीज़ करो, ऐसा इनका कहना था।
जबकि इनके कहने पर इनका जो बिजनेस के ऑनर्स है उन्होंने क्या करा, इसको खराब करा। बिजनेसमैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिजनेसमैन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डिसएग्री, ये डिसएग्री हो गए, डिसएग्री विद द फिलोसफी ऑफ, इसकी फिलोसफी से, एफ सुहमुचर की। सुहमुचर बिकॉज बिकॉज ह्यूज, बिकॉज ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है मास प्रोडक्शन, एंड मास प्रोडक्शन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डूइंग मास प्रोडक्शन इज नीडेड। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का भी जरूरी है और मास प्रोडक्शन भी जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का छोटा होना नहीं, बड़ा होना भी बहुत जरूरी है। और वॉल्यूम, जो आप छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाओगे, कम 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 वॉल्यूम प्रोडक्ट, वो भी जरूरी नहीं। स्मॉल मत बनाओ, मास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना भी जरूरी है। क्यों? टू डिक्रीज द कॉस्ट, डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सीधी सी कहानी है, जब हम मास में प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट डिक्रीज होगी होगी, और जब आप मास में प्रोडक्शन नहीं करोगे तो कॉस्ट डिक्रीज नहीं होगी। तो बाकी बिजनेसमैन जो वर्ल्ड के हैं वो इसकी फिलोसफी पे डिसएग्री हो गए कि भैया छोटा होना ठीक है, छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज बढ़ाओ, स्पेशलाइजेशन बढ़ाओ, ये बात ठीक है आपकी, बट ऑर्गेनाइजेशन छोटा नहीं होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन इंक्रीज करो पर ऑर्गेनाइजेशन छोटा नहीं हो जाओ। स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल नहीं होगा कभी भी, लार्ज हैज बिकम ब्यूटीफुल भी होगा कभी ना कभी, क्योंकि जितने ज़्यादा मात्रा में बड़ी कंपनीज होगी उतना ज़्यादा इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा मात्रा में बड़ी कंपनी होगी उतना मास प्रोडक्शन होगा, मास प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगी। तो ये इनके बीच में ये था पॉइंट। तो ये हो गया जी खत्म। यहाँ पर हमने ये वाला पॉइंट भी खत्म कर दिया और ये वाला चैप्टर भी हमने खत्म कर लिया है अपना। ये लो सर, तो आज की क्लास के अंदर हमने स्कोप पढ़ा और मॉडर्न फंक्शंस पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। जो मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन आज के टाइम उसके क्या क्या फीचर्स थे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ी बड़ी होगी पर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये वाला पॉइंट भी कवर कर लेंगे। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट टाइम इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको कितना डाटा दे रखा है, ज़्यादा नहीं है, 2 पेज का है बुक के अंदर, टोटल 12 पॉइंट दे रखे हैं, बस वही डिस्कस करना है और ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला चैप्टर हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो उसमें टाइम लगेगा, उसमें समय लगेगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर करेंगे और मॉड्यूल 1 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।